बायोलॉजी ऑफ मेमोरी। मेमोरी की बायोलॉजी क्या है कि हमारा ब्रेन किस तरह से इसमें इन्वॉल्व होता है, इसको देखेंगे हम। Biology of memory. Just as information is stored on digital media such as DVDs and flash drives, and the information long-term memories must be stored in the brain. वो कहता है कि जैसे हम अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने डेटे को डिजिटल मीडिया पर स्टोर करते हैं, डीवीडी वगैरह, फ्लैश ड्राइव वगैरह, अपने मेमोरी कार्ड वगैरह में या मोबाइल वगैरह में आप स्टोर करते हैं, बिल्कुल इसी तरह लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारी मेमोरी भी, ब्रेन के अंदर भी इसी तरह से मेमोरी स्टोर होती है। The ability to maintain information in long-term memory involves a gradual strengthening of the connections among the neurons in the brain. अब ये वाली चीज़ जो होती है ना, लॉन्ग टर्म मेमोरी जो डेवलप होती है, हमारी बननी होती है, उसमें एक हमारा ना ब्रेन एक तरह से प्रोसेस कर रहा था, ख़ास तरीके से प्रोसेस करता है उस चीज़ों को, तो वो ग्रेजुअल स्ट्रेंथनिंग उसको बोलते हैं कि ग्रेजुअली स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज़ हो रही होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो रही होती है, यानी कि दिमाग में अपनी क्या बना रही होती है, जगह बना रही होती हैं। ऑफ द कनेक्शंस अमंग द न्यूरॉन्स इन द ब्रेन, के उस मेमोरी से रिलेटेड कनेक्शन बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं ब्रेन के अंदर। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। When pathways in these neural networks are frequently and repeatedly fired, the synapses become more efficient in communicating with each other, and these changes create memory. जब वो कहते हैं कि आप बार बार किसी चीज़ को रिपीट करते हो ना, तो वो हमारे जो न्यूरल पाथवेज हैं, या आप कह सकते हैं न्यूरल जो न्यूरॉन्स ज़्यादा रिपीटेडली फायर होते हैं, अक्सर फायर होते रहते हैं जब आप किसी चीज़ की रिहर्सल करते हैं या बार बार रिपीट करते हैं, तो फिर उस वजह से क्या होता है कि वो कम्युनिकेशन ज़्यादा एफिशिएंट होती जाती है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। वहाँ पर जो है ना, उसकी जगह ज़्यादा बेहतर या मजबूत तौर पर बन जाती है। अब आपने ये देखा होगा, मिसाल के तौर पर आपने कभी देखा होगा, किसी आप गांव में से गुजरे तो आपने देखा हो फसल कोई उगी हुई है, लेकिन उसके अंदर इस तरह से रास्ता बना हो, ये वो वाला हिसाब है हमारे ब्रेन के अंदर इस तरह से। अब होता ये क्या है, ये बेसिकली इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले हम इसको पढ़ लें। द प्रोसेस नोन एज ए लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन refers to the strengthening of the synaptic connections between neurons as a result of frequent stimulation। कि अब अगर आप बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं ना इस इन्फॉर्मेशन को, तो हमारे ब्रेन के अंदर उसकी एक ख़ास जगह बन जाती है, उसका रास्ता बन जाता है, और वो परमानेंट रास्ता होता है। ठीक है, वो परमानेंट जब रास्ता बन जाता है तो वो फिर हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। अब ये हमें यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि जब ये होता क्या है कि जब फसल उगती है ना, इस तरह से पौधे होते हैं, फिर होता क्या है कि वो फसल जो है ना, उसके आसपास करीब कोई रास्ता ना हो, फर्ज कर लेते हैं रास्ता ना हो गुजरने का, तो फिर लोग क्या करते हैं, उसके अंदर से गुजर जाते हैं। जब उसके अंदर से गुजरेंगे, एक शख्स गुजरा, फिर उसको देखते देखते दूसरा गुजरा, फिर तीसरा गुजरा, फिर चौथा, इस तरह कोई 15-20 या 50 लोग जब गुजरते हैं ना, तो इस तरह से रास्ता बन जाता है, जैसे पिक्चर्स के अंदर आपको नज़र आ रहा है। तो मतलब कि एक टाइम ऐसा आता है कि ऐसे लग रहा होता है कि ये जानबूझ के रास्ता बनाया गया है, यानी कि इतना वो पक्का रास्ता या इतना वो आपको ऑर्गेनाइज्ड जो है ना रास्ता नज़र आ रहा होता है। वहाँ पर एक वो कह सकते हैं गली सी बन जाती है, बन्ना सा बन जाता है, सड़क सी बन जाती है। तो वो बेसिकली इसी तरह से हमारा ब्रेन करता है कि जब आप एक चीज़ को बार बार रिपीट करते हो, उसकी रिहर्सल करते हो ना, तो हमारे ब्रेन के अंदर भी उसके लिए एक परमानेंट रास्ता बन जाता है, और वो बेसिकली वो लॉन्ग टर्म मेमोरी ही होती है। दिस इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। अच्छा जी, उसके बाद ड्रग्स दैट ब्लॉक एलटीपी रिड्यूस लर्निंग। वो कहते हैं वो ड्रग्स जो कि एलटीपी को क्या कर दें, रिड्यूस कर दें, उसकी वजह से, यानी कि वो ब्लॉक कर दे, तो फिर उसकी वजह से लर्निंग भी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। वेयर एज ड्रग्स दैट इन्हांस एलटीपी इंक्रीज लर्निंग, और ऐसी ड्रग्स जो कि इसको इन्हांस करती हैं एलटीपी यानी कि लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन को, उससे लर्निंग हमारी बेहतर हो जाती है। बिकॉज द न्यू पैटर्न्स ऑफ एक्टिवेशन इन द सिनेप्स टेक टाइम टू डेवलप। अब वो कहते हैं कि बिकॉज द न्यू पैटर्न ऑफ एक्टिवेशन इन द सिनेप्स टेक टाइम, अगर कोई नई चीज़ आएगी तो वो टाइम लेगी उसको क्या करने में, वहाँ पर जगह बनाने में। एलटीपी हैपन्स ग्रेजुअली, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता होती है। द पीरियड ऑफ टाइम इन विच एलटीपी अकर्स एंड इन विच मेमोरीज आर स्टोर्ड इन नोन एंड कंसोलिडेशन। अब वो जो पीरियड होता है ना जिसमें वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी या मेमोरीज डेवलप हो रही होती हैं और लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन रही होती है, दैट इज़ कंसोलिडेशन। द पीरियड ऑफ टाइम इन विच लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन अकर्स एंड इन विच मेमोरीज आर स्टोर्ड इज़ नोन एज कंसोलिडेशन। ये दोनों की, यानी कि जिसमें एलटीपी हो रही होती है और मेमोरी स्टोर हो रही होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन। याद रखिएगा।
कंसोलिडेशन, इसकी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। कंसोलिडेशन इज द प्रोसेस बाय विच टेम्परेरी शॉर्ट टर्म मेमोरीज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्टेबल लॉन्ग टर्म मेमोरीज। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स strengthening and stabilizing of neural connections in the brain, making memories more resistant to disruption or forgetting। यानी कि इसकी वजह से क्या होता है कि मेमोरी हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और जल्दी भूलती नहीं है। इसमें टाइम फ्रेम भी होता है। टाइम फ्रेम क्या होता है? कंसोलिडेशन कैन अकर ओवर मिनट्स, आवर्स एंड इवन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स। यानी कि ये आपके कम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करेगा, सिग्निफिकेंस पे डिपेंड करेगा कि उसने कितनी जल्दी कितने टाइम में उसने याद होना है। टू टाइप्स होती हैं इसकी। साइनेप्टिक कंसोलिडेशन। साइनेप्टिक कंसोलिडेशन क्या होता है? अकर्स विद इन मिनट्स टू आवर्स आफ्टर लर्निंग, इन्वॉल्विंग चेंजेस एट द लेवल ऑफ साइनेप्सिस। साइनेप्सिस के लेवल पर जो चेंजेस आ रहे होते हैं मिनट से लेके घंटों तक का ये ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेशन होता है जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो या स्टार्ट करते हो। उसके बाद है सिस्टेमिक कंसोलिडेशन। टेक्स प्लेस ओवर डेज, वीक्स आर लॉन्गर, इन्वॉल्विंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरी अक्रॉस डिफरेंट ब्रेन रीजन्स, पर्टिकुलरली द हिप्पोकैम्पस एंड कॉर्टेक्स। ये वो मेमोरी होती है जो ज़्यादा टाइम लेती है, यानी कि मिनट या घंटे नहीं, दिन लेती है, वीक लेती है, या इससे भी ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं टाइम ले सकती है। क्योंकि इसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन जो है इन्वॉल्व होने होते हैं, हर पार्ट ने अपने तौर पर रोल प्ले करना होता है, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकती हैं। इसमें कौन कौन से फैक्टर जो है ना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? स्लीप, रेपिटेशन, इमोशनल सिग्निफिकेंस कैन ऑल्सो इन्हांस द कंसोलिडेशन प्रोसेस। अब जैसे एग्जांपल अगर हम ले इसकी, व्हेन यू लर्न अ न्यू स्किल, जब आपको नई स्किल सीखते हैं, लाइक प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, योर एबिलिटी टू परफॉर्म इम्प्रूव्स एज द स्किल बिकम्स कंसोलिडेटेड इन योर मेमोरी। वो कहते हैं आपकी स्किल उस वक्त इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है या इम्प्रूव हो जाती है जब वो जो स्किल होती है ना आपकी मेमोरी के अंदर कंसोलिडेट हो जाती है, यानी कि बैठ जाती है आपकी मेमोरी में। इनिशियली स्टार्ट में क्या होता है, यू माइट रिलाई हैविली ऑन कॉन्शियस एफर्ट, आप कॉन्शियसली एफर्ट कर रहे हो तो कैसे करना, बट ओवर टाइम एंड विद प्रैक्टिस द मेमोरी बिकम्स मोर स्टेबल। आहिस्ता आहिस्ता वो मेमोरी ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, अलाउइंग यू टू परफॉर्म द स्किल मोर ऑटोमेटिकली एंड विद लेस कॉन्शियस थॉट या एफर्ट। अब फिर आप वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होना शुरू हो जाती है। जैसे बेहतरीन एग्जांपल है कि जब आपने साइकिल, बाइक या गाड़ी वगैरह चलानी होती है, स्टार्ट में तो आप कॉन्शियसली हर चीज़ को, गेयर को, रेस को, उसके बाद ब्रेक को देख रहे हो, तो आप उसके बाद आपने मतलब हर चीज़ को प्रॉपरली नोट कर रहे होते हो कॉन्शियसली। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि आप आंखें बंद करके भी चलाना शुरू कर देते हो, तो ये मतलब वो अच्छे तरीके से कंसोलिडेटेड हो चुकी होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर टॉपिक देखें, हमारे पास है रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इन एलटीपी। लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर का क्या रोल होता है और कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल होता है? लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन द साइनेप्स। ये लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन वो कहते हैं कैसे होता है, ये रिजल्ट होता है किसका? चेंजेस इन साइनेप्सिस। जब साइनेप्सिस के अंदर चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से होता है, विच सजेस्ट दैट केमिकल्स पर्टिकुलरली न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हार्मोन्स। और वो कौन करवा रहा होता है? वो केमिकल्स करवा रहे होते हैं, खास तौर पर न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हार्मोन्स मस्ट बी इन्वॉल्व इन मेमोरी, जो कि मेमोरी में इन्वॉल्व होते हैं। देयर इज़ क्वाइट अ बिट ऑफ एविडेंस दैट दिस इज़ ट्रू, और ये एक तरह से ट्रू भी है, इसका एविडेंस भी मौजूद है। अच्छा, ग्लूटामेट अ न्यूरोट्रांसमीटर एंड अ फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड इज़ परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर इन मेमोरी। ये जो ग्लूटामेट है ना, वो कहते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है मेमोरी के अंदर। व्हेन एनिमल्स इंक्लूड पीपल आर अंडर स्ट्रेस, more glutamate is secreted and this glutamate can help them remember। वो कहते हैं जब आप स्ट्रेस में होते हैं ना तो उस वक्त ज़्यादा जो है ना ग्लूटामेट रिलीज़ हो रहा होता है। क्योंकि वो ग्लूटामेट ज़्यादा रिलीज़ हो रहा था, इस वजह से क्या करते हो, आपको वो जो उस टाइम की जो मेमोरी होती है ना वो बहुत अच्छे से याद रहती है। वो जाहिर सी बात है, जो स्ट्रेस वाला मोमेंट होता है या कोई आपके साथ हादसा होता है ना, तो उस वक्त आप थोड़ा सा प्रेशर में होते हो, स्ट्रेस में होते हो, तो उस वक्त क्या होता है, आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। इसी तरह से द न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन इज ऑल्सो सीक्रेटेड व्हेन एनिमल्स लर्न एंड एपिनेफ्रिन मे ऑल्सो इंक्रीज मेमोरी पर्टिकुलरली फॉर स्ट्रेसफुल इवेंट्स। और वो कहते हैं कि जो सेरोटोनिन है वो भी अपना रोल प्ले करता है मेमोरी में, लर्निंग में, और इसी तरह से एपिनेफ्रिन भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है खासतौर पर स्ट्रेसफुल इवेंट के अंदर। अगर हम लोकेशन ऑफ मेमोरी की बात करें कि मेमोरी की लोकेशन क्या होती है ब्रेन के अंदर, तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको भी देखते हैं।
हम जब कंप्यूटर के अंदर मेमोरी को स्टोर करते हैं ना, तो हमारे पास एक ख़ास लोकेशन होती है। हमें पता होता है कि यार ये इस जगह पर मेमोरी इसकी सेव है, यानी कि एक ख़ास डिवाइस के अंदर, जिसको हार्ड ड्राइव बोलते हैं। अगर हम दूसरी रैम की बात करें तो वो हमें पता है कि ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ये जो रैम के अंदर होती है, बेसिकली जो प्रोसेस हो रही होती है चीज़ें, तो हमें पता होता है। ब्रेन के अंदर क्या होता है वो देखते हैं। मेमोरी इज़ नॉट कन्फाइंड टू कॉर्टेक्स, इट अकर्स थ्रू सोफिस्टिकेटेड इंट्रैक्शन बिटवीन न्यू एंड ओल्ड ब्रेन स्ट्रक्चर्स। वो कहते हैं कि जो मेमोरी है ना, सिर्फ कॉर्टेक्स पे ही बेसिकली नहीं होती, यानी कि हम सिर्फ कॉर्टेक्स को उसका नाम नहीं दे सकते। डिफरेंट ब्रेन के पार्ट्स जो होते हैं ना, वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, तो मेमोरी को डील करते हैं वो सारे मिलके। कैसे? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेन रीजन इन द एक्सप्लिसिट मेमोरी इज द हिपोकैम्पस। एक्सप्लिसिट मेमोरी के लिए हिपोकैम्पस मतलब कि अपना मेजर रोल प्ले करता है, विच सर्व्स एज अ प्री प्रोसेसर एंड एलेबोरेटर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन को एलेबोरेट भी करता है और प्रोसेस भी करता है। द हिपोकैम्पस हेल्प अस इन कोड इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेशल रिलेशनशिप्स, द कॉन्टेक्स्ट इन विच इवेंट्स वर एक्सपीरियंस्ड एंड द एसोसिएशंस अमंग मेमोरीज। अब ये तीन काम कर रहा है हिपोकैम्पस। कौन कौन से काम कर रहा है? एक तो स्पेशल रिलेशनशिप्स को डेवलप करता है। स्पेशल रिलेशनशिप क्या होता है? उसकी डायरेक्शन, उसकी पोजीशन, उसकी आप कह सकते हो करीब होना, दूर होना, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो उसको डील करता है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, किन सर्कमस्टांसेस के अंदर वो कोई काम हो रहा है या कोई एक्सपीरियंस हो रहा है। और फिर मेमोरीज के दरमियान में एसोसिएशन भी हिपोकैम्पस ही डेवलप कर रहा है। और ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं आप कह सकते हो, जो वो परफॉर्म करता है। उसके बाद द हिपोकैम्पस आल्सो सर्व्स एज अ स्विचिंग पॉइंट दैट होल्ड्स अ मेमोरी फॉर शॉर्ट टाइम, और मतलब कि मेमोरी को शॉर्ट टाइम के लिए होल्ड करता है। इफ़ देन डायरेक्ट्स द इन्फॉर्मेशन टू अदर पार्ट्स, फिर यानी कि पहले ये आती है इन्फॉर्मेशन, उसको अपने पास रखेगा, फिर आगे स्विच कर देगा दूसरे पार्ट्स की तरफ ऑफ द ब्रेन, सच एज कॉर्टेक्स, खास तौर पर यानी कि कॉर्टेक्स पे, टू एक्चुअली डू द रिहर्सिंग, किसके लिए? रिहर्स करने के लिए, एलेबोरेट करने के लिए, एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी की स्टोरेज के लिए। विदाउट हिपोकैम्पस आवर एक्सप्लिसिट मेमोरीज वुड बी इनएफिशिएंट एंड डिसऑर्गेनाइज्ड। अगर हिपोकैम्पस ना हो तो हमारी जो मेमोरीज है ना, वुड बी इनएफिशिएंट, वो एफिशिएंट भी नहीं रहेंगी, यानी कि इनएफिशिएंट हो जाएंगी, और डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगी, ऑर्गेनाइज फॉर्म में भी नहीं रहेंगी। जो एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है डिक्लेरेटिव मेमोरी, जिसको हम कॉन्शियसली याद कर पाते हैं, जिसको हम कॉन्शियसली याद कर पाते हैं और बयान कर पाते हैं या यूज़ कर पाते हैं, दैट इज़ एक्सप्लिसिट मेमोरी। तो उसमें हिपोकैम्पस अपना मेजर रोल प्ले करता है, याद रखिएगा। वाइल द हिपोकैम्पस इज हैंडलिंग एक्सप्लिसिट मेमोरी, द सेरिबेलम एंड द एमिगडाला आर कंसंट्रेटिंग ऑन इम्प्लिसिट मेमोरी एंड इमोशनल मेमोरीज रिस्पेक्टिवली। जो हिपोकैम्पस है, वो कहते हैं जब उसको याद डील कर रहा होता है ना हिपोकैम्पस दूसरी मेमोरीज़ को, हिपोकैम्पस जब दूसरी मेमोरीज़ को डील कर रहा होता है, जैसे कि एक्सप्लिसिट मेमोरी है, उस वक्त सेरिबेलम और एमिगडाला हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी को डील कर रहे होते हैं और हमारी इमोशनल मेमोरीज़ को डील कर रहे होते हैं। खास तौर पर सेरिबेलम कर रहा होता है हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी जो कि नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी जिसको हमें कॉन्शियसली याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर कोई स्किल है, जैसे आपने साइकिल चलानी है या बाइक चलानी है, तो वो आप साइकिल पर बैठते और चलाना शुरू कर देते हो, ठीक है, यानी कि उसमें हमें कॉन्शियसली ये सोचना नहीं पड़ता कि मैंने क्या करना है या कैसे पैडल मारना है, कैसे बैलेंस करना, नहीं, ऑटोमेटिकली हो रहा होता है सारा कुछ। इसी तरह से हमारी इमोशनल मेमोरीज जो हैं उसको एमिगडाला डील करता है। Researchers shows that the cerebellum is more active when we are learning associations and in priming tasks। जब हम एसोसिएशन और प्राइमिंग टास्क कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो है हमारा सेरिबेलम वो ज़्यादा रोल प्ले करता है। एनिमल्स एंड ह्यूमंस विद डैमेज टू द सेरिबेलम हैव मोर डिफिकल्टी इन क्लासिकल कंडीशनिंग स्टडीज़। जब ये डैमेज होता है तो आप मतलब वो क्लासिकल कंडीशनिंग वाला जो आप कह सकते हैं फैक्टर है ना, उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। The stage of many of our most important emotional memories and particularly those related to fear, और जो fear वाली memories होती हैं ना, is initiated and controlled by the amygdala। हमारा जो fear वाला आप कह सकते हैं एलिमेंट है ना, या fear वाली memories हैं, वो amygdala कंट्रोल करता है। Evidence for the role of different brain structures in different types of memories comes in part from case studies of patients with who suffer from amnesia, a memory disorder that involves the inability to remember information। amnesia memory का disorder होता है जिसमें आप चीज़ों को याद नहीं कर पाते, ठीक है, याद या तो रख नहीं पाते या मतलब कि memories नहीं बना नहीं पाते, ठीक है, तो ये amnesia होता है। वो कहते हैं कि ये
हमें ये चीज़ पता चली है, या आप कह सकते हो ये डिस्कवरी हुई है कि कोई भी ब्रेन का कोई एक पार्ट जो है ना मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, डिफरेंट पार्ट्स जो है ना रोल प्ले कर रहे होते हैं मेमोरी के अंदर। याद रखिएगा, आपको भी ये जहन में रखना है कि कोई एक पार्ट जो है ना कम्प्लीटली मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, डिफरेंट पार्ट्स जो है ना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं मेमोरी में। एज विद मेमोरी इंटरफेरेंस इफेक्ट्स, एमनीजिया कैन वर्क इन आइदर अ फॉरवर्ड और बैकवर्ड। जैसे हमने इंटरफेरेंस की बात की थी, इस तरह से ये इसके भी दो टाइप्स होती हैं, ये भी फॉरवर्ड या बैकवर्ड मतलब के हो सकता है। एमनीजिया की भी दो टाइप होती हैं। अच्छा, अफेक्टिंग रिट्रीवल और इनकोडिंग, जो कि या तो रिट्रीवल को मतलब अफेक्ट करेगा या इनकोडिंग को। फॉर पीपल हु सफ़र डैमेज टू द ब्रेन फॉर इंस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ अ स्ट्रोक और अदर ट्रामा, द एमनीजिया में वर्क बैकवर्ड। जो लोग ब्रेन डैमेज होता है जिनका स्ट्रोक की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, तो उनका हो सकता है कि बैकवर्ड एमनीजिया हो उनको। उसको क्या बोलते हैं? रेट्रोग्रेड एमनीजिया। ये देख लेते हैं क्या है बेसिकली। रेट्रोग्रेड एमनीजिया क्या होता है? ए मेमोरी डिसऑर्डर दैट प्रोड्यूस एन इनएबिलिटी टू रिट्रीव इवेंट्स दैट अकर्ड बिफोर अ गिवन टाइम। जब चूँकि ये एमनीजिया ज़्यादातर हादसे की वजह से होता है, ठीक है, किसी फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से होता है, तो वो कहते हैं कि रेट्रोग्रेड एमनीजिया वो होता है कि जो फर्ज करे हादसा हुआ ना, हादसे से जो पहले की मेमोरी होगी ना उसको रिकॉल नहीं कर पाता बंदा, ठीक है। अ मेमोरी डिसऑर्डर दैट प्रोड्यूस एन इनएबिलिटी टू रिट्रीव इवेंट्स दैट अकर्ड बिफोर अ गिवन टाइम। गिवन टाइम से पहले जो मतलब के मेमोरीज थी या इवेंट्स हुए हैं उनको याद नहीं कर पाता कोई इंडिविजुअल। Because LTP takes time through the process of consolidation, retrograde amnesia is usually more severe for memories that occurred just prior to the trauma than for older memories. अब यहाँ पर उसका वो दे रहा लॉजिक कि ऐसा क्यों होता है, वो पहले वाली मेमोरीज क्यों भूल जाती हैं। वो कहता है कि चूंकि LTP यानी कि लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता होने वाला प्रोसेस है, तो उसमें टाइम लगता है। चूंकि टाइम लगता है तो जब हादसा हो जाता है या ट्रॉमा आता है तो वो फिर उन मेमोरीज़ पर हम फोकस नहीं कर पाते, या वो मेमोरीज़ हमारे जहन में नहीं रहती, या आप कह सकते हैं उन मेमोरीज़ को हमने लॉन्ग टर्म मेमोरी में अभी तक भेजा ही नहीं होता क्योंकि उसमें टाइम लगना होता है। तो फिर क्या होता है, हमारी वो वाली मेमोरी जो है ना या तो याद ही नहीं कर पाते, या हम बना नहीं पाते, या फिर हमें मतलब जहन में रहती नहीं है। इन फैक्ट इवेंट्स दैट अकर्ड जस्ट बिफोर द ट्रॉमा दैट कॉज द मेमोरी लॉस मे नेवर बी रिकवर्ड बिकॉज दे वर नॉट फुली इनकोडेड। वो रिकवर नहीं होंगे जो मतलब थोड़े उस टाइम से पहले ही, ट्रॉमा से पहले जो चीज़ें आपके माइंड आपने की थी, एक्सपीरियंस हुआ था, उसको आप याद नहीं रख पाते। Organisms with damage to the hippocampus develop a type of amnesia that works in a forward direction to affect encoding known as anterograde amnesia। और अगर हिपोकैम्पस आप कहते हैं मतलब वो कहते हैं कि डैमेज होता है तो फिर एंटोग्रेड एमनीजिया डेवलप होता है जो इसका उलट है ऊपर वाले का। एंटोग्रेड एमनीजिया क्या होता है? एंटोग्रेड एमनीजिया इज द इनएबिलिटी टू ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी टू इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू फॉर्म अ न्यू मेमोरीज। इसकी वजह से हम नई मेमोरीज नहीं बना पाते। यानी कि हादसा हुआ है, ट्रॉमा हुआ है ना, उसके बाद से जो भी आपके एक्सपीरियंसेस होंगे ना, आप उनको लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा नहीं बना पाएंगे, आपको वो याद ही नहीं रहेंगे बाद में, ठीक है। आने वाले जो मेमोरीज हैं वो आप नहीं बना पाते। दिस इज एंटोग्रेड एमनीजिया। एक केस है हमारे पास, वन वेल नोन केस स्टडी वाज अ मैन नेम्ड हेनरी हु हैड पार्ट्स ऑफ हिज हिपोकैम्पस रिमूव टू रिड्यूस वेयर सीजर्स। उसको सीजर्स था, ठीक है, उसको कम करने के लिए हिपोकैम्पस के कुछ पार्ट्स को ना रिड्यूस कर दिया गया, निकाल दिया गया। फॉलोइंग द ऑपरेशन मेलोजन, ये उसका जो नाम है हेनरी, इनके नाम भी अजीब से होते हैं, हेनरी मैं कह देता हूँ इधर। हेनरी डेवलप्ड वर्चुअली कंप्लीट एंटोग्रेड एमनीजिया। वो कहते हैं उनको एंटोग्रेड एमनीजिया हो गया था। Although he could remember most of what he had happened before the operation, ऑपरेशन से पहले वाली चीज़ें वो कहते हैं उनको याद थी। एंड पर्टिकुलरली what had occurred early in his life, ख़ास तौर पर जो उसकी लाइफ में पहले हुए, यानी कि उसकी जो पहले वाली लाइफ थी उसके बारे में उसको याद था, अर्ली लाइफ ख़ास तौर पर। he could no longer create new memories, लेकिन वो नई मेमोरीज नहीं बना पाता था। उसके बाद हेनरी was sad to have read the same magazines over and over again without any awareness of having seen them before। अब वो कहते हैं कि होता ये था कि वो एक ही मैगज़ीन को बार बार पढ़ता था, वो इस मतलब सोच के साथ या इस वजह से पढ़ता था कि उसको लगता था कि मैंने पहले पढ़ा ही नहीं इसको, तो वो बार बार उसको पढ़ता था। ये एग्जाम्पल थी एंटोग्रेड एमनीजिया की कि वो नई मेमोरी नहीं बना पा रहा था। कि एक मैगज़ीन को जब आपने उठाना है, उसको एक दफ़ा पढ़ना है, थोड़ी देर बाद दोबारा उसको उठाना है, तो वो आपको लगेगा कि मैंने पहले पढ़ा ही नहीं है, यानी कि न्यू मेमोरी आपकी बनी ही नहीं।
Case of anterograde amnesia also provide information about the brain structures involved in different types of memories. मतलब ये भी हमें बताता है कि डिफरेंट टाइप्स की मेमोरीज में हमारे डिफरेंट ब्रेन स्ट्रक्चर जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं. ऑल्दो Henry's explicit memory was compromised because his hippocampus was damaged. His implicit memory was not because his cerebellum was intact. वो कहते हैं कि उसकी जो है ना एक्सप्लिसिट मेमोरी डैमेज हुई थी, यानी कि एक्सप्लिसिट मेमोरी जो है वो डिस्टर्ब हुई थी, उसकी इम्प्लिसिट मेमोरी है ना वो डिस्टर्ब नहीं हुई थी. क्यों? क्योंकि एक्सप्लिसिट मेमोरी का जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो हिपोकैम्पस है और इम्प्लिसिट मेमोरी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे ब्रेन का पार्ट वो सेरिबेलम है. तो इस वजह से भी वो कहते हैं कि ये भी हमें बताता है कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स जो है ना हमारी मेमोरी को कंट्रोल करते हैं. He could learn to retrace shapes in a mirror and a task that requires procedural memory, but he never had any explicit recollection of having performed this task of the people who administered the test to him. मतलब कि उसको जो एक्सप्लिसिट मेमोरी है ना कॉन्शियसली चीज़ें याद ही नहीं है, कॉन्शियसली वो कोई चीज़ याद कर ही नहीं पाता, जबकि जो कोई स्किल है या इस तरह का कोई टास्क वगैरह है जो उसने पहले परफॉर्म किया था तो वो उसको कर पाता था. Although some brain structures are particularly important in memory, this does not mean that all memories are stored in one place. मतलब कि वो कहते हैं कि अगरचे हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर्स जो है ना पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है मेमोरी के लिए, ख़ास तौर पर कोई मतलब कि जैसे हिपोकैम्पस की बात है, एमिगडाला या सेरिबेलम की, तो वो कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ पार्ट्स, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारी मेमोरी उसी जगह पर स्टोर होती है. The American psychologist Carl Lashley attempted to determine where memories were stored in the brain by teaching rats how to run mazes. उसने पहले चूहों को सिखाया कि कैसे जो है पजल को सॉल्व करना है, and then listening different brain structures to see if they were still able to complete the maze. फिर उसने उसके ब्रेन जो चूहे थे ना उनके ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को उसने डैमेज किया जानबूझ के. दिस आइडिया पहले उनको सिखाया, मतलब कि जो आप कह सकते हैं मेज़ या आप कह सकते हैं पजल, उसको सिखाया कैसे इसको करना है कंप्लीट. बाद में ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को उसने क्या किया, डैमेज किया जानबूझ के. दिस आइडिया सीम्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड Lashley expected to find that memory was stored in a certain parts of the brain. उसका ये आइडिया था मतलब इंस्टेड ही उसका ये आइडिया था कि जो हमारी मतलब कि मेमोरी है ना वो किसी खास जगह पर स्टोर होती है. इंस्टेड ही डिस्कवर दैट नो मैटर वेयर ही रिमूव ब्रेन टिश्यूज द रैट्स रिटेन्ड एट लीस्ट सम मेमोरी ऑफ द मेज. वो कहते हैं कि उसने चूँकि कुछ पार्ट्स जो है ना वो रिमूव कर दिए थे उसके ब्रेन के, लेकिन इसके बावजूद वो जो है ना जो पजल है उसको किसी ने उसका कुछ ना कुछ हिस्सा या कुछ ना कुछ मेमोरी उनके माइंड में उसके जहन में थी और उसको वो परफॉर्म कर रहे थे. लीडिंग हिम टू कंक्लूड दैट, ये चीज़ की वजह से उसने क्या नतीजा निकाला, लीडिंग हिम टू कंक्लूड दैट मेमोरी इज़ नॉट लोकेटेड इन अ सिंगल प्लेस इन द ब्रेन बट रादर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड इट. हमारी मेमोरी जो होती है ना वो एक जगह पर स्टोर नहीं होती ब्रेन में, बल्कि वो डिफरेंट जगहों पर स्टोर हो रही होती है. ब्रेन के अंदर हमारी मेमोरी किसी एक जगह पर स्टोर नहीं होती, डिफरेंट जगह पर स्टोर होती है. एक तो मतलब इसके दो पहलू हैं, याद रखिएगा. एक तो यह कि डिफरेंट मेमोरीज जो है ना जैसे एक्सप्लिसिट है और इम्प्लिसिट है, इसको डिफरेंट पार्ट्स जो है ना वो हैंडल करते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो एक्सप्लिसिट मेमोरी वाला हमने देखा ना हिस्सा, एक्सप्लिसिट मेमोरी को हिपोकैम्पस कंट्रोल करता है, लेकिन वो कहते हैं कि वो सारी की सारी एक्सप्लिसिट मेमोरी सिर्फ हिपोकैम्पस पे नहीं स्टोर हो रही, वो ब्रेन के किसी ना किसी और पार्ट पे भी स्टोर हो रही है. यानी कि हो सकता है मेजर हिस्सा जो है हिपोकैम्पस पे हो, लेकिन उसका कुछ ना कुछ हिस्सा दूसरे पार्ट्स पे भी होता है. ये चीज़ हम उस वक्त भी नोट करते हैं कि जब ब्रेन का कोई एक पार्ट हिस्सा डैमेज होता है ना तो उस हिस्से के जो मुख्तलिफ काम होते हैं ना वो ब्रेन का दूसरा हिस्सा कर रहा होता है. तो इससे भी ये बात साबित होती है कि हमारे ब्रेन के किसी एक हिस्से पर सारी मेमोरी स्टोर नहीं हो रही होती, वो मेमोरी जो होती है ना डिवाइडेड होती है हमारे ब्रेन के डिफरेंट हिस्सों पर या डिफरेंट पार्ट्स पर या डिफरेंट आप कह सकते हैं डिविजन्स पर. तो ये था जी आज का लेक्चर. उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और इम्पोर्टेंट लेक्चर था. सुनने के बाद इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.